65 सालों बाद आखिर क्या हमारा संविधान कितनी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरा है और कितना उतरने की ज़रूरत है, इसी पर बात कर रहे हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र, जब संविधान बना था तो सभी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, समूह, सभी समूह के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए हमें मूल अधिकार दिए गए थे। साथ ही हमें हमारे कर्तव्य भी बताए गए थे। मूल अधिकारों के बारे में तो शायद हम सभी जानते हैं और उसके इतना अवेयर हैं, हमारे आम लोग भी इतना जागरूक रहते हैं कि वो अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन देश के लिए कर्तव्य भी हमें बताए गए हैं, वो एक आम आदमी भी भूल रहा है। ठीक है, हर वर्ग के हित की बात की गई है, होना भी चाहिए, हो नहीं रहा है, लेकिन एक आम नागरिक का भी तो कर्तव्य बनता है देश के प्रति। देखिए, जब आप कर्तव्य की बात करते हैं, ये अधिकार के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम अधिकार की बात करते हैं, उसके साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है। पर जब आप समाज की बात करते हैं, एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, तो उस इंक्लूसिव सोसाइटी को कार्यान्वित करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक दूरदृष्टा का काम किया। मैं एक उदाहरण के तौर पर एक मूल अधिकार लेता हूं, आर्टिकल 15, जो कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एक्सेट्रा। और उसी में ही एक क्लॉज 3, that nothing in this article shall prevent the state for making special provision for women and children. अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वेता सोच पाए थे उस समय में कि महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, उनको समानाधिकार की स्थिति में लाने के लिए हमने ये क्लॉज उसमें इंट्रोड्यूस की। पर उस क्लॉज को हम क्या समझ पाए? हाँ। मैं आपको कहूंगा कि इस क्लॉज को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक 50 से भी अधिक वर्ष लग गए हमें कि इसका अभिप्राय क्या है। हाँ। कोर्ट अभी तक ये कहती रही है कि क्लॉज 3 इज एन एक्सेप्शन टू क्लॉज 1। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की अलग अलग कुछ मामलों में अलग अलग व्याख्या की है। पर मूल रूप से अभी तक भी यही धारणा बनी है कि ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का अभिप्राय क्या हुआ? एक्सेप्शन का अभिप्राय ये हुआ कि द रूल ऑफ एक्सेप्शन इज विच हैज टू बी इन्वोक्ड वेरी वेरी स्पेयरिंगली, मीनिंग देयर बाय कि आप स्टेट को अधिकार है कि आप इनके लिए स्पेशल प्रावधान बना सकते हैं, परंतु स्पेयरिंगली का मतलब है कि बस इतना कर लिया, बहुत काफी है। हाँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो व्याख्या है क्लॉज 3 की, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ क्लॉज 1। इसको आप एक्सेप्शन ना समझें। इट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन टू बी ट्रीटेड विद प्रिविलेज डिफरेंस। ये भी आम आदमी की भलाई के लिए, ये आम आदमी की भलाई के लिए है। पर हम अभी इसको कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक उसी समाज में उलझे हुए हैं कि नहीं, जो हम कहेंगे वो ठीक है, जितना हमने दे दिया उतना ठीक है, उससे आगे जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। एक और बड़ी बात जो संविधान में थी, पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई थी, संशोधन भी हुआ। ग्राम स्तर तक जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, केंद्र और राज्यों में भी टकराव की स्थिति बनी है संघीय ढांचे में, और जो ग्रामीण स्तर तक शक्तियों की बात थी वो तो हम हासिल कर नहीं पाए। वो ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट की बात आप कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होते ही होना चाहिए था, जो हम नहीं कर पाए। इसकी व्याख्या हमें बहुत देर बाद समझ में आई कि नहीं, ग्रामीण में जब तक, जैसे गांधी ने कहा था कि हम हर एक जो ग्राम है वो एक रिपब्लिक होगा। कहने का मतलब ये था कि
आपको अगर ऐसा होता तो तब हालात शायद कहीं बेहतर कहीं नहीं होते। बहुत अच्छे बेहतर होते, पर हम उसको कार्यान्वित पर नहीं इसके कर लिए पाए। अभी भी राजनीतिक दल काम नहीं कर रहे हैं, क्यों? हर भगवान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये क्यों नहीं अभी तक? क्या तमाम राजनीतिक, आज का जो दौर बदला है, राजनेताओं के चेहरे भी बदले हैं। जो उस वक्त 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस वक्त, उसके बाद जब पार्लियामेंट आई, जो जो चरित्र हुआ करता था, जो नेता जिस जज्बे के साथ काम कर रहे थे, तब संसद में टोपियां ही टोपियां नजर आती थी, लोगों की आज एक भलाई, भी टोपी नजर नहीं आती है। लोगों की भलाई का, गांधी टोपी आज एक भी संसद में नजर और नहीं लोगों आती। की भलाई की जो बात की जाती थी कि जो लोक कल्याणकारी नीतियां होती थी, इस वक्त क्या वो मकसद ही बदलता हुआ नजर आ रहा है? आप ठीक कहते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो हिंदुस्तान के बेहतरीन जो टैलेंट हो सकती थी, लीगल भी, सोशल भी, अदरवाइज, उस पे थी। हर पार्टी, हर पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रिप्रेजेंटेड था, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और आज तक अमेंडमेंट ज़रूर हुई हैं उसमें, लेकिन कामयाबी से चल रहा है। देश की राजनीति का स्वरूप बदला है। जो देश की राजनीति उस वक्त थी वो अब नहीं है। अब नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत बदल गई है। तो उस वक्त जब संविधान बना था तो उसी हिसाब से बना था, तो अब तभी बात ये हो रही है कि जितने बदलाव हुए हैं क्या वो काफी हैं या कुछ और बदलावों की जरूरत है? मेरा ख्याल है बदलाव होते रहेंगे, हर वक्त फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंज सर्कमस्टांसिस में बदलाव की तो जरूरत पड़ती है। लेकिन सवाल ये होता है कि लॉ बन जाता है, बहुत अच्छा लॉ बन जाता है, लेकिन जब उसका इन्फोर्समेंट होता है वो गलत तरीके से होता है। मिसाल के तौर पर पुलिस में एक गांव में एक जुर्म होता है, वो आदमी, इतनी मुसीबत होती है कि उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। हालांकि ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है कि जब आएगा वो उसी वक्त दर्ज किया जाएगा। उसको किसी नंबरदार को या किसी एमएलए को, किसी को पकड़ना पड़ता है, जी मेरी एफआईआर लिखा दो, और उसको उस लिखाने में जो दिक्कत होती है वो हम वकील लोग ही जानते हैं, भाई साहब जानेंगे, इतनी दिक्कत आती है उसको। और फिर ऐसा होता है, पहले कोई उसके खिलाफ जुर्म होता है, पहले तो उसको ये समझा जाता है कि ऐसा लगता है कि तुमने ही ऐसा किया है, वो उसको महसूस करा दिया जाता है कंप्लेनेंट को कि वो ये अक्यूज्ड है, और इतनी खज्जल खारी होती है अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाए। तो इसके लिए तो लॉ बनाना ना है, तो ऑफिसर आउटलुक शुड चेंज, एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग, एंड जो भी आदमी हैं उनका पहले ताल्लुक किससे पड़ता है? थाने से पड़ता है, पटवारी के पास पड़ता है, लो लेवल के उन लोगों पे पड़ता है, और रियल पावर उनके पास है। अगर वहीं उसको दिक्कत आएगी, या रिश्वत देनी पड़ेगी, या बेइज्जती सहनी पड़ेगी, तो ऊपर तक इंसाफ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो बात की बातें हैं। वो बात की बातें होंगी। हाँ, जैन साहब, ये जो बात निकल कर आई है ये हम सब जानते हैं, और अब कई बार इस पर बात भी हो चुकी है कि आखिर ये सुधार, यहाँ विधायिका की जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। एक विधान पालिका का काम होता है कि प्रदेश में, देश में शासन व्यवस्था देखे और किस तरह से सुचारू काम हो उसका ध्यान रखे। वहाँ यहाँ तमाम कमियां पाई जा रही हैं। बात भी होती है कि किस तरह से दूर हो, लेकिन वो जो रवैया है वो ढीलापन बदल नहीं रहा है। तो जो वर्ग, जाति, धर्म का जो भेदभाव है शायद इस वजह से बढ़ता भी जा रहा है, क्योंकि जो एक गरीब आदमी है वो ये सोच ही नहीं पाता कि मुझे इंसाफ मिलेगा या मेरे लिए भी कुछ योजनाएं हैं। देखो, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं चौधरी साहब हरवान सिंह जी की बात से लगभग सहमत हूँ कि एक कानून बनना एक विषय है, उस कानून का ठीक से लागू होना दूसरा विषय है। दुर्भाग्य से हम इतने लंबे अरसे में जनता की जो भागीदारी होनी चाहिए थी प्रणाली में, प्रशासन में, उसको प्रोत्साहित नहीं कर पाए हैं, उसको उत्साहित नहीं कर पाए हैं। आम आदमी को इस बात का एहसास नहीं हुआ, ये मेरी सरकार है, ये मेरा देश है। क्या इसमें राजनीतिक दलों का अपना निजी स्वार्थ रहा है कि वो चाहते ही नहीं कि क्योंकि खुद वो सुप्रीम बने रहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कि ये वो जो जनता के सेवक की बात है, वो जन सेवक सिर्फ कहने की बात है, वाकई वो जनता के सेवक बन नहीं पाए, लेकिन और ना वो बनना चाहते हैं। यहाँ जो एक राजनीति में आने का जो मकसद है, अब पहले था समाज सेवा, अब शायद राजनीति में सेवा, परिवार की सेवा, मैं, मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, ये मानसिकता कैसे बदलेगी? दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे बड़ी आपको जनता की सीधी भागीदारी करनी पड़ेगी, जनता को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जनता को जब ये लगेगा, आम आदमी को ये लगे ये मेरा देश है, मेरी सरकार है, मेरा संविधान है,
देखिए, राजनीतिक दल का प्रधानमंत्री सांसद मंत्री हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री सांसद और विधायक की कोई दल नहीं होता, वो सबका होता है। इस भावना को लेकर हम चलें, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के हैं, कितनी लेकिन उसके सरकारें इस लिए भावना के साथ काम कर उसके रही लिए आपको क्या है, जैसे आपने मनरेगा लागू किया, भले ही किसी पार्टी ने किया, बहुत अच्छी स्कीम आई, राइट टू फूड आया, ठीक है। आज हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि हमने संविधान में तो आर्टिकल 14 में पुरुष और महिला को बराबर के अधिकार दिए, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री को बेटी बचाओ उसके लिए अभियान चलाना पड़ रहा है, जो कि एक निहित था। नंबर 2, राइट टू फूड इक्वालिटी आपने दी, लेकिन आज देश में करोड़ों लोग हैं जिनको हम खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। मेरा अपना मत यह है कि इस वर्ग को, गरीब वर्ग को, पिछड़े वर्ग को अगर आप इन्वॉल्व करें तो वो भागीदारी देते हैं। मैं दो उदाहरण दे रहा हूं, दो उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैं और क्या राजनीतिक दल अपने ईमानदारी के साथ ये करेंगे, अपना अगर नहीं निजी करेंगे, स्वार्थ छोड़कर? अगर राजनीतिक दल ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आने वाले दौर में वो समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। छोटी सी बात थी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वर्ग जो कभी बैंक में जाने की सोच भी नहीं सकता, उसका अकाउंट खोला जाए। 11 करोड़ लोगों ने अकाउंट खोला, और आप हैरान होंगी, मोदी जी ने कहा कि आपको अकाउंट खोलने के लिए कोई पैसा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। 500 करोड़ रुपया इन 11 करोड़ लोगों ने बैंकों में जमा कराया, जिनके बारे में हम कह रहे थे कि ये नहीं है भागीदारी। आज मनरेगा की बात आ रही है, आज नीचे जाकर लोग उसमें भाग लेने लगे हैं। बेटी बचाओ आंदोलन में जितनी तादाद में महिलाएं पुरुष आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये जागरूकता नए सिरे से अपने आप में आई है। मैं कई बार सोचा करता हूं कि जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव के समय राजनीति करें, वो चुनाव के बाद 2-4 महीने छोड़कर देश के हित में काम करें। बेटी बचाओ, मनरेगा और ये बैंक अकाउंट, नरेंद्र मोदी जी भी, सोनिया जी भी, बाकी पार्टी के लोग भी कम से कम इन क्षेत्र में अगर मिलके चले तो मुझे लगता है जनता का विश्वास अर्जित हो सकता है। मैं इसी पर आ रही थी कि एक अविश्वास की भावना आ चुकी है आम जनता में। उन्हें लगता है कि हमारी भलाई के लिए तो किसी ने कुछ नहीं सोचना। वो बेशक चाहे वो वोट करने जा भी रहे हैं तो भी उन्हें लगता है कि सत्ता पर पहुंचने के बाद ये सब भूल जाएंगे। ये अविश्वास की भावना कैसे दूर होगी? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने इस बहस के अंत के दौर में खड़ा किया है। यही अविश्वास की भावना है जो सिस्टम को कमजोर कर रही है। यही अविश्वास की भावना है जो हमारे राष्ट्र को उतना मजबूत नहीं होने दे रही जितना होना चाहिए था और जितना हो सकता था। आज सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है, घर में अगर पति पत्नी में विश्वास नहीं होगा, 2 भाइयों में विश्वास नहीं होगा, 2 जजेस में विश्वास नहीं होगा, तो बिना विश्वास के कोई भी बढ़िया से बढ़िया सिस्टम आगे नहीं चल सकता है। इसको पैदा करने के लिए फिर मैं वही कहूंगा, ये देश नेताओं को फॉलो करता है। नेता जैसे आदर्श बनाएंगे लोग उनको मानते हैं। महात्मा गांधी जी ने टोपी पहनी तो गांधी टोपी अपने आप में आदर्श बन गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप में अचकन पहनी तो नेहरू अचकन आदर्श बन गई थी। देश का नेतृत्व इन छोटी मोटी बातों से ऊपर उठकर देश के हित में, समाज के हित में बातों के लिए आगे आए। जैसे मैं कहता हूं, आप सभी लोग मिलकर एक कानून बनाएं। रोटी खाना हर आदमी का बेसिक राइट है। जैसे आप अस्पताल में जाएं तो आपको डॉक्टर अपने आप ट्रीट करके दवाई देगा। आज करोड़ों लोग भूखे सो रहे हैं। अगर हम ये कानून बनाते हैं, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं बीजेपी की सरकार है, कहीं सीपीएम की सरकार है, कहीं कारपोरेशन में एक पार्टी है, कहीं दूसरी पार्टी है, आप अगर ऐसी व्यवस्था करें कि रात को, दोपहर को कोई आदमी भूखा ना रहे, रात को भूखा ना सोए, तो देश की जनता का विश्वास जमेगा। चौधरी साहब ने पुलिस स्टेशन की बात कही, वो फिर एसएचओ, डीएसपी किसी भी पार्टी की सरकार का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, इसलिए उसको ना बचाया जाए क्योंकि वो हमारा समर्थन करता है, इसलिए ना बचाया जाए कि वो मेरी जाति का है, मेरे क्षेत्र का है, मेरा रिश्तेदार है। ये चीजें अगर राजनीतिक नेतृत्व लाएगा तो मुझे लगता है कि दिशा में चीजें आगे ठीक चलेंगी। प्रोफेसर वीरेंद्र, ये बातें हमेशा से होती रही हैं, और लेकिन अब तो लगता है जैसे ये सिर्फ किताबी बातें हो चुकी है या सिर्फ टीवी बहस का ही मुद्दा बनकर रह जाती हैं। वाकई जमीनी स्तर पर होता नहीं है। होगा, इसमें कोई, मुझे निराशावादी नहीं हूं मैं इस दिशा से। एक अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। लॉस तो बहुत है, हर एक चीज के ऊपर है। संविधान में कोई कमी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। बदलाव के साथ साथ जो छोटी मोटी चेंजेस हैं वो परिवर्तन होते रहेंगे, और जुडिशरी को इंटरप्रेट करने का जो तरीका दिया है वो शायद इसी वजह से दिया है कि आप उसको समय अनुकूल आप उसको परिवर्तन करते रहेंगे। बेसिक क्वेश्चन इज दैट ऑफ एन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन कि हाउ टू इम्प्रूव द human element, enforceability. After all, human agencies are the only way in which you can implement, कार्यान्वित करने के लिए मनुष्य के सिवा और कोई दूसरा तो नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि इनको हम जो मॉरल वैल्यू जिनको हम बात कर रहे हैं वो क्या है। एब्स्ट्रैक्ट में जाने की जरूरत नहीं है,
सिंपल प्रिंसिपल ये है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी हो। एक टीचर है, क्या वो अपने पढ़ाने का काम जिसको दिया है वो काम अपना कर रहा है? एक कारीगर है जिसको बुनने का काम दिया है, क्या वो अपना काम ठीक कर रहा है? एक मशीन पे काम करने क्या वो अपना काम ठीक कर रहा है? अगर ये अकाउंटेबिलिटी आ जाए तो फिर हमें इसमें कोई मुश्किल नहीं तो होगी। क्या नीति निर्देशक तत्वों को भी बाध्यकारी बना देना चाहिए और इनके लिए राज्यों को उत्तरदायी बनाना चाहिए? ये स्वाभाविक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। हाँ। आपने डिवीजन ऑफ पावर करने के बावजूद सेपरेशन ऑफ पावर, पर वो छोड़ दिया गया ना कि आपकी मर्जी है, आप करिए, यानी कि आपको कहा गया कि आपको ऐसा करना चाहिए। वो इसलिए कि जो मापदंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। मापदंड न पार्लियामेंट है, न जुडिशरी है, न एग्जीक्यूटिव है। मापदंड इज कॉन्स्टिट्यूशन। तभी हम कहते हैं कि ये चौधरी साहब ने मेंशन किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, और कहा कि जो सुप्रीमेसी है इंग्लैंड से हमने बोरो की है वो पार्लियामेंट में है। हमने भी इस बारे में सोचा, हमारी सुप्रीमेसी इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने बनाई है, बिल्कुल। तो हमारी दायित्व कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति का मतलब ये है कि डिस्पाइट ऑफ दिस सेपरेशन ऑफ पावर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, दायित्व जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है। तो इसमें कोई भावना नहीं है। जहां पर भी अगर कोई करेक्शन की जरूरत है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से डिविएट करते हैं तो वहां पर, तो इसलिए ये कहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, यह सोचना ठीक नहीं होगा कि ऐसा करने से सुप्रीमेसी सुप्रीम कोर्ट बन गए। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम ओनली इन द सेंस that it is the last authority to interpret the constitution. Otherwise supremacy lies in the, Judge साहब ने भी कहा, जैन साहब ने भी कहा, supremacy lies with the people, not with any one of the organs of the तो अब ये accountability का प्रश्न है, हम इसको कैसे enforce करें? हाँ। ये सरकार के ऊपर। हाँ। और अगर जवाबदेही, हरिभगवान सिंह जी, जवाबदेही अगर तय की जाती है उससे कुछ बदलेगा? मेरा ख्याल है आप ठीक कहते हैं, बदलेगा, लेकिन असल हिंदुस्तान शहरों में नहीं, चंडीगढ़ में नहीं, हाँ। या बड़े शहरों में नहीं रहता, वो गांव में रहता है। और उसको जो तकलीफात आती हैं उसकी रेड्रेस के लिए जो मशीनरी है वो अभी तक इनकम्प्लीट है। उसको काम कराना होता है लंबरदार से, उसने काम कराना होता है पटवारी से कॉपीज़ लेने के लिए, उसको काम बहुत लोअर लेवल पे FIR लिखवानी पड़ती है, या कोई ऐसा मसलमैन होते हैं गांव में इसमें जो उसको तंग करते हैं, उसके लिए कितने अच्छे आप लॉ बना दें, जब तक उसको वहाँ सहारा नहीं मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा, उससे उसका कुछ नहीं होगा। और गांव की लाइफ में हर वक्त मेरा ताल्लुक रहा है उनसे, काफ़ी टेंशन होती है, काफ़ी फियर होता है, और कुछ ऐसे आदमी ताकतवर हो जाते हैं जो एक्चुअली उनकी लाइफ को एक ऐसा बना देते हैं, फियरफुल रहते हैं, और उनको भरोसा नहीं होता कि जो गांव के या लोकल इंस्टीट्यूशंस है वो उसको इंसाफ दिला सकें। मेरा अपना ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है। चंडीगढ़ में ठीक है इंसाफ मिल जाता है लोगों को, बाई एंड लार्ज मिल जाता है, लेकिन हमें उस बड़े तबके के बारे में सोचने की जरूरत है जो गांव में रह रहे हैं, जो रह रहे हैं, और वो असल गाँव और छोटे कस्बों में तकरीबन 80-85% लोग रहते हैं। उस अकाउंटेबिलिटी को लाने के लिए जैसे चौधरी साहब बता रहे हैं, और जैन साहब ने उसकी तरफ ज़्यादा संकेत पूर्वक कहा है, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। क्या ये अब क्योंकि चर्चा के आखिरी चरण में है, क्या ये ईमानदारी के साथ हमारी सरकारें करेंगी? देखिए, आप 65 साल के बाद जिस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं, और आज पारदर्शिता जिस तेजी से बढ़ी है, हर छोटा कदम सेकंड्स के अंदर जनता के जानकारी में होता है। मैं यानी कि करना पड़ेगा। जो करेंगे वो बचेंगे, जो नहीं करेंगे उनका भविष्य क्या होगा वो कहने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कंक्लूड करते हुए कहूंगा, 65 साल का संविधान का जो हमारा अनुभव है खट्टा मीठा रहा है, ज्यादा मिठास की तरफ है। संविधान में कोई मूलभूत कमियां नहीं है, संविधान ने बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं। अब ईमानदारी से, दयानतदारी से अगर पॉलिटिकल लीडरशिप इसको लागू करेगी, वो पॉलिटिकल लीडरशिप बचेगी। जो दाएं बाएं होकर जाति, धर्म, प्रांत, व्यक्ति, पैसा इसकी तरफ जाने का प्रयास करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है अब देश की जनता उन लोगों को माफ नहीं करेगी। और जो आपने एक प्रश्न किया था, एक लाइन में कहूंगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी
दिशा निर्देशों में से भी कुछ ऐसे दिशा निर्देश हैं जिन्हें फंडामेंटल राइट्स की तरह एनफोर्सिएबल कानून में जाकर कचहरी में लागू हो सके, अब उन पर भी विचार करने का समय आ गया है। चलिए एक जरा सी बात मैं कहना चाहूँगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। इनफैक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो उद्देश्य था वो स्टेट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, ना कि इंडिविजुअल पर, ताकि वो समाज के लिए करें। हाँ, जब पर उन्हें कंपल्सरी नहीं किया गया। कंपल्सरी स्टेट के लिए था, शेल स्टेट शेल डू दिस, स्टेट बाधित मैंडेटरी फॉर द स्टेट। वो स्टेट नहीं कर पाई, वो इसलिए नहीं कर पाई कि लोगों की भागीदारी नहीं थी। जितने लोग भागीदार हो गए, जैसे जैन साहब ने अभी बतलाया कि एक एक स्टेप आपका पारदर्शिता पूर्वक सबके सामने आएगा, आप कब तक बचेंगे? आप नहीं बच पाएंगे। जो ये बदलता दौर है, यहाँ पर अब ज्यादा मैं सजगता दिखाने की जरूरत है राजनीतिक दलों को। एक वाक्य ऐड कर रहा हूं कि अगर सरकार उसमें असफल होती है स्टेट, तो कोई भी नागरिक कोर्ट में जाकर उसको लागू करवा सके, ये प्रावधान आपको करना पड़ेगा। चलिए, इस बारे में सोचा जा सकता है अब, लेकिन अब इस गणतंत्र दिवस आखिर हमें क्या संकल्प लेना चाहिए? मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ। एक ही संकल्प लेकर चलें, ना जाति, ना धर्म, ना प्रांत, ना भाषा, ना व्यक्तिगत इंटरेस्ट, ना परिवार का इंटरेस्ट। ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरा देश है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द मास्टर्स ऑफ इंडिया। ये देश हमारा है, ये मेरा है। इस देश, जैसे कहते हैं ना, व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा समाज, समाज से बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र से बड़ी मानवता, समूची मानवता, जहां वसुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, उसकी तरफ ले जाएं। और दुनिया में इस शताब्दी में मेरा देश अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चाइना सबसे भी मजबूत देश बने, और उसके लिए मैं अपना कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूं। यह भावना अगर आ जाएगी तो मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे। सर, मैं चाहूँगा कि अगर हम एक शपथ के रूप में लेना चाहें तो मैं कहूँगा कि अगर हम अपने दायित्व को पूरा करने में सफल हो पाएं तो मैं समझूंगा कि हमने अपने प्रण को पूरा कर लिया। इससे अधिक मैं और, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज द बेसिक, और अकाउंटेबिलिटी टू सेल्फ, इससे बड़ा और कोई मूल मंत्र हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी को समझे। सर, मैं इससे आगे जाऊंगा थोड़ा। मैं समझता हूँ जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों बुरी चीज़ है, पाप है। और जो लोग जुल्म को बर्दाश्त कर देते हैं, चुप हो जाते हैं, अपने पे होता हो या किसी पड़ोसी पे होता है, वो सोसाइटी के लिए नुकसानदेह होता है। जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और अपनी पावरफुल वॉइस किसी भी तरीके से बुलंद करनी चाहिए, उससे ही सोसाइटी में सुधार आएगा। सिर्फ मसलमैन से या किसी पेटी ऑफिशियल से डर के या किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से उस जुल्म को छुपाना, उसको बंद करना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो व्यक्ति पर कानून का नियंत्रण होता है, कानून पर सरकार का, सरकार पर संसद का, और संसद पर संविधान का, और संविधान के मुताबिक अंतिम सत्ता जो है वो आम नागरिक में है। लेकिन इस दौर में वो दिखावटी ज्यादा लगती है, वो आम नागरिक के हाथ में कम लगती है। आखिर आम नागरिक, जब तक आम नागरिक के हाथ में वाकई में सत्ता नहीं आएगी, तब तक जो मकसद था, संविधान का जो मूल स्वरूप में बात की गई थी, आम नागरिक को ताकत देने की, शक्ति देने की, वो पूरी नहीं हो पाएगी, और उस दिशा में काम करने की जरूरत है। नमस्कार।